सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 15 नीलकंठ कहानी। इस कहानी के लेखिका हैं महादेवी प्रसाद वर्मा जी। महादेवी प्रसाद वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में होली के दिन उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से संपन्न हुई। इंदौर विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत में एमए तक की शिक्षा ग्रहण की। सन 1929 में महादेवी वर्मा जी बौद्ध भिक्षा लेकर बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहती थी। तभी इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हो गया और महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद यह समाज सेवा में लग गई। समाज सेवा करने के साथ साथ साहित्य सृजन भी जारी रखी। इस पाठ में लेखिका ने पक्षियों के प्रति प्रेम को बड़े ही आकर्षित ढंग से चित्रित की हुई है। सभी पशु पक्षियों से इनको लगाव है। यहाँ खासकर नीलकंठ मोर पक्षी के बारे में, मोर की खूबसूरती, मोर और मोरनी के विशेषता के बारे में इस पाठ में लेखिका बता रही है। आइए पाठ आरंभ करते हैं और समझते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान पर ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। उस दिन लेखिका, मैं यानी लेखिका, अतिथि को छोड़कर स्टेशन से जब वह वापस लौट रही थी तो अचानक इनका ध्यान चिड़ियों और खरगोश की दुकान की तरफ चला गया और ड्राइवर से इन्होंने उसी ओर चलने की आज्ञा दी। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरी कई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंजे से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आते थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त कामचोर ही, यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ अर्थात यहाँ बड़े मियाँ के रूप में कसाई आया है जो पशु पक्षियों की मारने का काम करता है। इसीलिए यह खुद कह रहा है बड़े मियाँ कि यह कमबख्त रोजगार ही ऐसा है कि बस पकड़ो पकड़ो और मारो मारो, खत्म करो। यहाँ बड़े मियाँ गुरुजी लेखिका को ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप एक बार आकर के बोले थे मोर के लिए। मोर बड़े ही लाभदायक पक्षी है।
इसकी पंख से दवा बनता है और देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है। आप इसे ले जाएं और इसे पालें। मुझे कोई शौक नहीं पड़ी हुई है इन बेजुबान चिड़ियों के मारने का, पर क्या करूं, मेरा तो बेरोजगार ही ऐसा है। बड़े मियाँ के बाद भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। वह जो पक्षी और जानवरों के मारने के काम करता है बड़े मियाँ, वह जब बोलना शुरू करता है तो उसे रुकने के लिए कोई भी स्टेशन नहीं है। वह लगातार तूफान की तरह, आंधी तूफान की तरह बोलता ही चला जाता है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। बड़े मियाँ इंसान का बनाया हुआ टेप रिकॉर्डर नहीं, बल्कि भगवान का बनाया हुआ टेप रिकॉर्डर है। इंसान के बनाए हुए टेप रिकॉर्डर को जहाँ चाहो वहाँ रोक लो, पर ये तो भगवान के बनाया हुआ टेप रिकॉर्डर था। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक बार जब शुरू हो गया तो बस बोलता ही जा रहा है। उसके सामने सुनने वाला यदि उसे रुकने के लिए न कहे तो शायद उसका स्टेशन कभी आए ही नहीं। इसी तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में ही उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे कहाँ हैं? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतर के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जर्रे चित्र जैसे लग रहे थे। जब लेखिका बड़े मियाँ को बीच में ही टोक देती है तो फिर वो वहीं रुक जाता है और उसकी इस तूफान मेल बातों को सुनने के बजाय लेखिका ने सोची कि क्यों ना हम इससे छुटकारा पाने के लिए तुरंत मोर देखते हैं और मोर खरीद कर लेकर यहाँ से चलते बनते हैं। जब लेखिका ने मोर के बारे में पूछी तो बड़े मियाँ ने अपने हाथ के इशारा करते हुए बता दिए। तभी लेखिका की दृष्टि उस मोर पर पड़ा। मोर एक छोटे से पतले तार वाले पिंजरे में तित्तिर के समान बैठे हुआ था। तित्तिर भी एक पक्षी ही होता है। पिंजरा इतना संकीर्ण था, का अर्थ पिंजरा इतना छोटा था कि वे पक्षी ऐसे उसमें समाया हुआ था जैसे किसी फ्रेम में चित्र को जड़ा गया हो। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर की जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा। भाई जरा सोचो तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुझे क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अस्ताता पछताता देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मैं मानो वह जाली की चौकठे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा की सजीव और उड़ने योग्य हो गया। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका जब मोर खरीदने के लिए राजी हो जाती है तो वह पूछती है,
कि यह मोर तुम कितने में दे दोगे। तभी बड़े मियाँ कहता है कि ईमान कसम, चीरी मार ने मुझसे 30 रुपया लिया है और मैं आप ही को याद करते हुए ये मोर खरीद भी लिया है, वरना मुझे इस मोर खरीदने की क्या पड़ी थी। अब मैंने इसे 30 रुपया देकर उस चीरी मार से खरीदा है, आप जो उचित समझें। तभी गुरुजी ने 30 रुपये उस चीरी मार के और 5 रुपये इसकी ईमान को देकर पिंजरा अपने कार में ले गई। जैसे ही वह कार उठाई और अपने कार में रखी, जाली में वह चिड़िया छटपटाने लगा। घर पहुंचने पर सब देखने लगे, तितर है, मोर का कर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर की क्या सुरखाब है पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दिनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। लेखिका कई बार ठगी जा चुकी थी, जिसके कारण उसे बार बार उसकी परिवार के अन्य सदस्य चिढ़ाने लगते थे और लेखिका इस बात से चिढ़ भी जाती थी। जैसे वह मोर खरीद के ले गई, उसके घर परिवार के अन्य सदस्य कहने लगा कि यह तो कहीं से भी मोर का बच्चा नहीं लगता है। तो लेखिका चिढ़ते हुए कहती है, क्या मोर सुरखाब के पर लगे हैं क्या? और चिढ़ गई इस तरह कहकर। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उसका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी तरह दिन में इधर उधर गुप्तवास्त कर। लेखिका चिढ़ते हुए अपने कमरे में पिंजरे उठाकर ले गई और पिंजरे की दरवाजा खोल दी। पिंजरे के जब दरवाजा जैसे ही लेखिका ने खोली, दोनों मोर और मोरनी बाहर निकल आया। अब उसे खाने के लिए आटे की छोटे छोटे गुलियां बनाकर और कटोरे में पानी लाकर रख दी। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर मानो इस कमरे में खो गया, कभी मेज पर तो कभी अलमीरा के पीछे। इसी तरह के लुका छिपी खेलते रहे और अंततः वह लेखिका के रद्दी से भरे हुए टोकरी में अपना नया बसेरा बनाकर वह खुशी महसूस करने लगा। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेरे मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगी। पहले तो जब लेखिका अपने कमरे में ले गई और पिंजरा खोल दी, उसे खुला छोड़ दी, तो वो कभी इधर उधर दिन भर करता रहा। लेकिन जब वह अभ्यस्त हो गया तो कभी मेज पर जाके बैठता, कभी लेखिका के कुर्सी पर, तो कभी लेखिका के सर पर। इसी तरह अचानक कहीं भी वह आ जाता।
खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा लेखिका के बिल्ली के नाम है। इन्हें जानवरों से काफी लगाव दिख रहा है। नव आगंतुकों का पता लग सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वदा अपरिचित पक्षियों के अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उनके लिए दरवाजा बंद रहे और वे दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गैरे मेरी मेज का अपना सिंहासन बना ले। यही स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मंजारी के लिए असहाय ही कही जाएगी। चूंकि लेखिका पहले से ही बिल्ली पाल रखी थी और बिल्ली से इन छोटे छोटे नन्ही जानों को बचाना बहुत आवश्यक था, इसलिए खिड़की में तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जाली लगा हुआ था, जिससे किसी भी प्रकार की कोई जानलेवा जानवर अंदर नहीं घुस सकता था। दरवाजा हमेशा लेखिका इन नव आगंतुकों के लिए बंद रखती थी कि किसी भी प्रकार की कोई खतरा न हो इन दोनों छोटे छोटे जान के ऊपर। और वह बिल्ली के स्वभाव से चिर परिचित थी। पता नहीं जब बिल्ली इस छोटे छोटे पक्षी को देखेगी तो उस पे कैसे झपटेगी, यही सोचकर लेखिका दरवाजा हमेशा बंद रखती थी। अब यह दोनों पक्षी उस कमरे में चिर परिचित हो गया। अब लेखिका के मेज को अपना सिंहासन समझकर वह खूब खुशी के साथ वहां रहने लगा। अब बेचारी मरजारी, यहाँ बिल्ली के नाम लेखिका ने मरजारी कह रही है। अब बिल्ली बेचारी मरजारी कही जाएगी, अर्थात यहाँ बिल्ली को लेखिका निसहाय बता रही है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। जब वह चिड़िया वहां रहने के लिए अभ्यस्त हो गया, तो दोनों पक्षियों को बड़े से जाली वाले दूसरे घर में लेखिका उसे पहुंचा दिया, जहां अन्य जीव जंतु भी बड़े सामान्य ढंग से निवास करते थे। उसी जगह पर अब इस दोनों मोर मोरनी को भी रखने का बंदोबस्त करवा दी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ नीलकंठ पाठ का यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। इस पाठ के शेष भाग हम लोग अगले अंक में जानेंगे। लेखिका कैसे कैसे व्यवहार इन पशु पक्षियों के प्रति करती है और पशु पक्षियों को कितना लगाव हो जाता है, ये सभी हम अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद।